गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए सीआरपी से शुरू करें। हमने लास्ट क्लास तक कितना पढ़ लिया था? हमने 299 तक खत्म कर दिया था ना, और आज हमें 300 से स्टार्ट करना था। 299 हमने रेड विथ किसने पढ़ा था? 273 के याद है? 273 में प्रेजेंस में आपको एविडेंस लेने थे। 299 एक्सेप्शन है 273 का, यहाँ पर आप उसके एब्सेंस में ले सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। 300 से शुरू करते हैं। 300 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। इसमें है 2-4 पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ठीक से देख लेते हैं। सेक्शन 300 जो है, देखा जाए अगर तो जो आर्टिकल 20(2) है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20(2) है, उसकी स्प्रिट में है सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, अब है क्या आर्टिकल 20(2) में? क्या है आर्टिकल 20(2)? ये कहता है कि एक्यूज्ड को कन्विक्ट होने पर 2 बार कन्विक्ट नहीं कर सकते, है ना। अगर वो एक बार कन्विक्ट हो गया तो उसके लिए दोबारा आप उसे सजा नहीं दे सकते। एक बार किसी को सजा मिल गई तो उसी ऑफेंस के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी। ये 20(2) कहता है। ठीक है, यही 300 क्या कहता है? 300 मोटा मोटा ये कहता है कि एक्यूज्ड एक बार चाहे कन्विक्ट हो गया या फिर एक्विट हो गया, मतलब एक बार दोषी हो गया या फिर बरी हो गया, निर्दोष साबित हो गया, आप दोबारा उसको ट्रायल नहीं करोगे, है ना। सेकंड ट्रायल नहीं होगा। आप अपील में चले जाओ तो ठीक है, मगर सेकंड ट्रायल नहीं होगा। एक बार उन फैक्टों पे जिसमें चार्ज हो, मान लो उस पर 379 का लगा, तो एक बार 379 में कन्विक्ट हो गया तो दोबारा आप उसमें सजा नहीं दे सकते, और एक बार एक्विट हो गया तो दोबारा आप उस केस को चला नहीं सकते। तो जो 20(2) है, 20(2) सिर्फ कन्विक्शन की बात करता है, 20(2), और 300 कन्विक्शन प्लस एक्विट दोनों की बात करता है ना। ये एक तो फर्क है 20(2) से। यहाँ पर आपको दोष मुक्ति में भी दोबारा नहीं कर सकते, और 20(2) में सिर्फ कन्विक्शन में कर सकते, है ना। 300 इसका एक ना, कभी कभी एक ये आप ये समझो कि ये प्रिंसिपल जो है इसका, वो प्रिंसिपल एक बार लिख लो, कभी अगर पूछते तो ये है आई नहीं है, ई है, ऑट्रीफोइस कन्विक्ट, और है ऑट्रीफोइस एक्विट। दोनों ही प्रिंसिपल सेक्शन 300 में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि 300 में क्या क्या है, तो ये दोनों ऑप्शन में देगा आपको कि ए में दे देगा, ऐसे मान लो ये बना देगा ए, ये बना देगा बी, और सी में लिख देगा बोथ ए और बी, तो बोथ ए और बी। 300 में कन्विक्शन और एक्विटल दोनों की बात होती है। अब देखते हैं कि दूसरा उन्हीं फैक्ट पे क्या रोक है, क्या एक्सेप्शन है, वो भी एक बार देख लेते हैं ना। एक बात नहीं करता, तो देखें जरा, पढ़े एक बार। 300 क्या कह रहा है? कह रहा है अ पर्सन हु हैज वंस बीन ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन फॉर एन ऑफेंस। तो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सपोज करो कि कोई एमएम है, वो कॉम्पिटेंट है, उसने ट्राई किया, है ना, ट्राई किया किसी को, एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड ऑफ सच ऑफेंस। तो यहाँ पर चाहे उसने कन्विक्ट कर दिया, चाहे उसने एक्विट कर दिया, है ना। शैल while such conviction or acquittal remains in force
नॉट बी लाइबल टू बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। तो अब ये जो ऑफेंस है वो 300 मान लो, इस ऑफेंस के लिए ही विल नॉट बी लाइबल टू ट्राई अगेन, तो जब आप दोबारा ट्राई नहीं करोगे फॉर द सेम ऑफेंस, है ना। नॉर ऑन द सेम फैक्ट्स फॉर एनी अदर ऑफेंस फॉर विच अ डिफरेंट चार्ज फ्रॉम वन मेड अगेंस्ट हिम माइट हैव बीन मेड सबसेक्शन 1 ऑफ 221 और विच माइट हैव बीन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 देयरऑफ। 221 में क्या था, कह रहा है 221 में और कोई डिफरेंट चार्ज बन सकता था, जैसे मतलब अल्टरनेटिव चार्ज बन रहा था, पता नहीं लग रहा था किस में बन रहा है ना। इस तरीके के चार्ज की बात कर रहा है कि अगर उन्हीं फैक्ट में दूसरा चार्ज भी बन रहा था 221 के तरीके का, तो भी उस पर आप क्या करोगे, अगेन ट्रायल नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है, सेम ऑफेंस के लिए दोबारा आपको ट्राई नहीं कर सकते। एक बार अगर आपको किसी चार्ज में कनेक्ट कर दिया एक्टिव, बहुत सिंपल सी बात है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं समझा भी था आपको कि ऑक्ट्रीफॉइस कन्विक्ट ऑक्ट्रीफॉइस एक्विटल का प्रिंसिपल जो है यहाँ पर 300 में दे रखा है। ठीक है, एक तो यही पूछ लेता है कि प्रिंसिपल कौन सा है, या फिर पूछ दे अगर मान लो सपोज करो पूछ दे 20(2) का जो स्पिरिट है वो आपको किस में मिलता है, तो हमें सेक्शन 300 में मिलता है सीआरपीसी के, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, अब इसके कुछ ना दूसरे तीसरे चौथे क्लॉज में क्या है, कुछ एक्सेप्शन है 2 3 4 5 में, एक बार वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है, पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड, चाहे एक्विट हो गया चाहे कन्विक्ट हो गया, ऑफ एनी ऑफेंस मे बी आफ्टरवर्ड ट्राइड, आफ्टरवर्ड बाद में ट्राई किया जा सकता है, विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से, फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर विच अ सेपरेट चार्ज माइट हैव बीन मेड अगेंस्ट हिम एट द फॉर्मल ट्रायल। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोले, परमिशन दे दे कि जैसे मान लो 220 में 3 4 क्लॉज थे ना, तो अगर मान लीजिए सेम ट्रांजेक्शन में ये किया है तो उसे आप जॉइंट ट्रायल कर सकते हो, है ना। ऐसा कुछ है, तो वो कह रहे हैं कि अगर उसमें सेपरेट चार्ज बनाया जा सकता था, तो मान लो कि इसमें इसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया था, है, और मिसचीफ भी किया था, है ना, तो सेपरेट चार्ज अगर इसका बनाया जा सकता है तो इसको बाद में अलग से ट्राई भी किया जा सकता है, चाहे वो एक में कन्विक्शन हो गई हो या ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं, इतना ये वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरा इसका क्लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है। वैसे तो वो भी है कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई सेपरेट चार्ज अगर हम इसका 220 में बना पा रहे थे, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से उसको ट्राई कर सकते हैं ना। तीसरा देखो ये इंपॉर्टेंट, तो पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट कॉजिंग कॉन्सिक्वेंस which together with such act constitute a different offense from that of which he was convicted, may be afterwards tried for such last mentioned offense if the consequence had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted। कहना ये चाह रहा है, कह रहा है एक सपोज करो एक आदमी किसी मैटर में कन्विक्ट हो गया, एक आदमी कन्विक्ट हो गया ना, constituted by any act causing consequence which together, तो मान लीजिए जो कन्विक्ट तो किसी एक्ट इसने करा होगा, उसी के थ्रू ऑफेंस बना होगा। अब एक्ट के कुछ नए कॉन्सिक्वेंस हुए, कुछ नए क्या हुए, कॉन्सिक्वेंस हुए, और उससे क्या हुआ कॉन्सिक्वेंस से कि जो जिसके लिए वो कन्विक्ट हुआ था उसे मिलकर एक नया ऑफेंस बन गया, एक नया ऑफेंस बन गया। मान लो एक एक्ट किया, एग्जांपल दूंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है बात, वैसे समझो। पहले एक एक्ट किया आपने, उसके लिए आप कन्विक्ट हो गए, बाद में उस एक्ट के कुछ और कॉन्सिक्वेंस हुए, वो कॉन्सिक्वेंस और जो आपने एक्ट किया था दोनों मिलकर एक नया ऑफेंस बना रहे हैं। ठीक है, एक नया ऑफेंस बना रहे हैं। कह रहे तो जो नया ऑफेंस बनना ना, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए ट्राई कर सकते हैं अगर, मगर इसमें एक अच्छी लगा दी, इफ द कॉन्सिक्वेंस हैड नॉट हैपेंड और वर नॉट नोन टू द कोर्ट। तो जब इसको ये कन्विक्ट किया था तब ये कॉन्सिक्वेंस हुए नहीं थे या फिर कोर्ट की नॉलेज में नहीं थे, है ना। तो फिर क्या करेंगे कि इसको दोबारा से ट्राई कर लेंगे। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत इजी भी है और बहुत जरूरी भी है।
एग्जाम्पल नंबर बी देखो आप इसका, एग्जाम्पल बी देखो, ए इज ट्राइड, कह रहा है ए इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट एंड कन्विक्टेड। अब सपोज करो कि ए को ग्रेवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट करा गया है, ठीक है, ठीक है, 325 में भाई कन्विक्ट हो गई। द पर्सन इंजर्ड आफ्टरवर्ड डाइड। अब क्या हुआ, बाद में ये आदमी, कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि बाद में वो आदमी जो उसके चोट वोट लगी थी वो मर गया है ना, वो मर गया, तो फिर बाद में मर्डर के लिए ट्राई हो सकता है ना, सॉरी मर्डर, हाँ मर्डर कह लो या कल्पना करो, डिडंट मैटर, उसके लिए ट्राई हो सकता है। देखो अब क्या हुआ, ए ने एक एक्ट करा जिससे क्या हुआ, एक ऑफेंस हुआ ग्रेवियस हर्ट का, उसके लिए कन्विक्ट हो गया। एवं इस एक्ट के कुछ और कॉन्सिक्वेंस हुए, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, कॉन्सिक्वेंस क्या, उस कॉन्सिक्वेंस में मर गया बेचारा, तो ये कॉन्सिक्वेंस और ये एक्ट मिलकर एक नया ऑफेंस क्या बना दिया इसने, मर्डर का, तो इसके लिए हम बाद में ट्राई कर सकते हैं। जब इसे कन्विक्ट किया था तब कोर्ट गया तो पता नहीं थी, या तब तक ये मरा नहीं था, कॉन्सिक्वेंस हुआ नहीं था, है ना, यही तो कंडीशन उसने ली है, तब तक या तो उसे पता नहीं था या फिर वो कॉन्सिक्वेंस हुआ नहीं था। तो इसको ट्राई कर सकते हैं। क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्पल पूछ देता कभी ये वाला, है ना। अब देखो इसके बाद इसका 4 देखो क्या कह रहा है, कि 4 कह रहा है अ पर्सन एक्विटेड, 4 कह रहा है अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट में notwithstanding such acquittal conviction be subsequently charged with and tried for any other offence constituted by the same act which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offence with which he subsequently charged। तो हुआ क्या इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी को ऑफेंस के लिए एक बंदे का ट्रायल किया, उसे ट्रायल किया एमएम ने, सपोज करो, ठीक है, एमएम की एक कॉम्पिटेंसी है ना, कुछ लिमिटेड कुछ केस है जिन्हें वो ट्राई कर पाता है ना, तो मान लीजिए एमएम ने ट्राई किया और मान लो उसको यहाँ पर कन्विक्ट कर दिया, बाद में पता लगा कि एक बड़ा ऑफेंस बन रहा था इस पर, तो और उसके लिए बेचारे भाई साहब कॉम्पिटेंट नहीं थे। सपोज करो यहाँ पर 379 वाली मैटर लेते हैं, 379 का मैटर था चोरी का, है ना, और बाद में एक बड़ा बना 392 का डकैती का। अब डकैती तो एमएम ट्राई बेचारा कर नहीं सकता, इसको तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, तो फिर बाद में क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन भी इसको ट्राई कर सकता है। ओवरऑल कहना ये कि अगर वो बेचारा कॉम्पिटेंट नहीं है तो बाद में जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है वो नया ऑफिस बनता है तो उसका ट्रायल किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट में, चाहे वो एक्विटल कन्विक्शन हो गया हो, वो बाद में चार्ज उसे कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एनी अदर ऑफेंस। तो ये रॉबरी जो अदर ऑफेंस में आ गया ना, बाय द सेम एक्ट तो वही है, चोरी वाले में भी मान उसने करा, बस वही है कि उसमें थोड़ा सा उसने स्टैंड फियर वगैरह दिखा दिया, which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent। पहले वो क्योंकि रॉबरी के लिए था नहीं तो उसे 382 के लिए किया था, अब बाद में से बड़ा कोर्ट ऑफ सेशन रॉबरी के लिए ट्राई कर सकता है। इसका एग्जांपल ई देख लो, इसी आपके क्लॉज 4 पर ही है, कह रहा है एक चार्ज बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास विद एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पर्सन ऑफ बी। तो वही जो मैं बता रहा था, थेफ्ट के लिए वैसे कन्विक्टेड हो गए मगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने किया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास थे, ठीक है। ए में सब्सिक्वेंटली बी चार्ज विद एंड ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट, इन्हीं सेम फैक्ट पे ये रॉबरी के लिए भी ट्राई करा जा सकता है ना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यह कॉम्पिटेंसी की बात करता है। तीसरा कह रहा था कि कॉन्सिक्वेंस की वजह से कुछ नया निकल कर आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखो क्या कह रहा है, पांचवा तो पूछता नहीं, फिर भी देख लो, हमने 258 पढ़ा था, याद है 258 में क्या कर रहे थे, हम स्टे कर रहे थे प्रोसीडिंग को, सम्मन केस में प्रोसीडिंग को क्या करते थे, स्टे कर रहे थे, और अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुए थे तो डिस्चार्ज कर रहे थे, बस ये इतना ही कह रहा है कि ये
कि अगर ऐसे किसी 258 में आपने डिस्चार्ज किया था किसी को, तो फिर जिस कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था, उसका कोई जो अपर कोर्ट है, कोई सीनियर उसका कोर्ट है, वो चाहे तो दोबारा से उसके लिए ट्राई कर सकता है जिससे उसे डिस्चार्ज किया। आई बात समझ में? 258 में जो डिस्चार्ज हम कर रहे थे पीछे संबंध केस में, वहां अगर कोर्ट जिसने डिस्चार्ज किया उसका अपर कोर्ट कोई चाहे तो दोबारा से उसको ट्राई कर सकता है। ठीक है, ये 300 से क्वेश्चन आपको बनता है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट वही है कि ऑट्रीफाइस कॉन्वेक्ट ऑट्रीफाइस एक्विट का प्रिंसिपल कहाँ है, 300 में या कन्वेक्शन, उसकी दोनों की बात होती है। मगर अगर कुछ एक्सेप्शन है कि भाई मान लो, अगर मान लो कि 220 में उसका सेपरेट चार्ज बना सकते थे, तो हम ट्राई कर लेंगे उसको, है ना। अगर उसका कॉन्सिक्वेंस की वजह से कोई नया ऑफेंस बनना है जो पता नहीं था पहले, तो ट्राई कर लेंगे, है ना। या फिर पहले वाला कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था किसी ऑफेंस को ट्राई करने के लिए, तो उसे दूसरा कोर्ट ट्राई कर लेगा। और या फिर 258 में डिस्चार्ज किया था प्रोसीडिंग स्टे करके, तो उसको दोबारा से हम ट्राई कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये जो ग्रेवियस हर्ट और कंफ्यूज होमसाइड वाला एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल कई बार पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें 303, पहले 301 भी देख लो। 301 कहता है कि कोई भी पीपी है, एपीपी है, जो सरकारी वकील होते हैं, पीपी एपीपी जो होते हैं, ये बिना किसी रिटर्न अथॉरिटी के भी अपीयर हो सकते हैं, बिना किसी रिटर्न अथॉरिटी के भी अपीयर हो सकते हैं, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। 301 में अगर कभी पूछ ले बाई चांस पीपी के बारे में, तो उनको अपीयरेंस की पावर कहां से मिलती है, 301 से। ठीक है, 303 इंपॉर्टेंट है। 303 इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अगर कोई एक्यूज्ड है तो अपनी चॉइस के एडवोकेट से डिफेंड करवा सकता है, अपनी चॉइस के एडवोकेट से डिफेंड करवा सकता है। तो यही पूछ लेता है जब उसमें लिखा है, एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर क्रिमिनल कोर्ट और अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस कोड मे ऑफ राइट बी डिफेंडेड बाय प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। तो अपने किसी भी मतलब मर्जी के एडवोकेट को प्लीडर से ला से डिफेंड करवा सकता है। 303 पूछ लेते कि राइट टू डिफेंड कहां पर है, राइट टू डिफेंड बाय हिज ओन प्लीडर या फिर बाय द चॉइस ऑफ हिज प्लीडर कहां पर दिया हुआ। 303 इंपॉर्टेंट आपके लिए। 304 पूछ लेता लीगल एड कहां पर है, लीगल एड पूछ लेता कहां पर है ना। अगर मान लीजिए उसे कोई नहीं मिल रहा तो लीगल एड दी जाएगी ना, इतना ही पूछता 304 में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 306 में पार्डन, 306 में पार्डन, अगर आपसे पार्डन का सेक्शन पूछे तो 306 लगाना, क्योंकि बाकी बातें तो उन्होंने 307 308 में भी करी है, मगर आपके लिए जो पार्डन का सेक्शन है ना, ठीक है, वो आपका 306 माना जाएगा। तो और पूछ ले पार्डन कहां पर है, 306 में, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या कह रहा है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एविडेंस ऑफ एनी पर्सन supposed to have been directly indirectly concerned in or privy to an offence to which this section applies, the CJM, MM at any stage of investigation, inquiry, trial and the first class magistrate टेंडर पार्डन। तो देखो सिंपल इसमें जो बात है कि वो देखने लायक है, CJM को पावर दिया उन्होंने, ठीक है, MM को पावर दिया, है ना, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर दिया, ठीक है। समझ में आई बात। तो 306 में पार्डन है, पार्डन कौन देगा यहाँ पे, 306 में CJM देगा, MM देगा। अच्छा, ये लोग किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं, इवन ऑन द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे सकते हैं, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सिर्फ इंक्वायरी ट्रायल पे दे सकता है। पूछता कभी है नहीं, वैसे पूछा नहीं इसने कभी, पर बाई चांस समझो जो उसका दिल कर जाए अंदर से थोड़ा पूछ लेगा तो ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन तो बनता ही है ये वाला। चलो मैं ही एग्जामिनर को मैं बना सकता हूँ कि जो पार्डन देने की पावर CJM के पास हो, किस किस स्टेज पर दे सकता है, या फिर मैं ऐसे ना पूछ के ये पूछ दूं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, ये किस किस स्टेज पे दे सकता है, तो फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सिर्फ ट्रायल और इंक्वायरी पर दे सकता है। बाकी CJM में हम चाहे तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर भी दे सकते हैं, इनके पास थोड़ी ज्यादा पावर होगी, है ना, इनके पास थोड़ी ज्यादा पावर होगी। तो ये थोड़ा सा 306 में आप याद रखिए।
303 में अपने प्लीडर चॉइस का है, 304 में लीगल एड है। ठीक है, इसके बाद 309 देख लो। देखो 309 क्या है, 167 में हम पढ़ रहे थे, 167 में हम पढ़ रहे थे पुलिस रिमांड, है ना, जो 15 दिन का आप दे रहे थे ना। 309 कहता है जुडिशियल कस्टडी की बात करता है। 309 क्या कहता है, जुडिशियल कस्टडी, है ना। तो अगर पूछ ले कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो वो जुडिशियल कस्टडी में किस प्रोविजन में भेजा जाता है, तो 309 में भेजा जाता है। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है, इन एवरी इंक्वायरी ट्रायल द प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यू फ्रॉम डे टू डे अंटिल ऑल विटनेस। ये सब नोट है, तो सब आपके काम की चीज नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो क्या, देखो क्या, देखो ये देखो इसका दूसरे का क्लॉज टू का प्रोवाइजो देखो, प्रोवाइडेड दैट नो मजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन एक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 15 डेज। तो जेसी जो होती है आपकी जुडिशियल कस्टडी जो होती है वो 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, और ये 309 प्रोवाइड करता है आपको। यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे 309 में कि जुडिशियल कस्टडी कितने की होगी, 15 दिन की होगी। तो हर 15 दिन बाद आपको जेसी से जुडिशियल कस्टडी से कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो आप। ये चीज अपना जरूर ध्यान रखना, ठीक है। 309 में क्या है, जेसी। 310 मैंने आपको बताया था लोकल इंस्पेक्शन, अगर आपको याद हो तो 310 में लोकल इंस्पेक्शन बताया था, 139 पढ़ाया था, 148 पढ़ाया था, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ आप 311, मेंस के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर अगर पीटी के पर्पज से कभी ज्यादा पूछता नहीं है, मगर अगर पूछ दो 311 में तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी विटनेस को बुलाना हो, किसी भी नए विटनेस को बुलाना हो, या कोर्ट को लग जाए, मान लो सपोज करो यार इस आदमी को तो हमने सुनाई दी, इसे तो सुनना बहुत जरूरी है। तो कोर्ट विटनेस जो आते हैं, कोर्ट जिन विटनेस को बुलाता है वो 311 में पावर है। जो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस के पर्पज से, पीटी से तो इतना नहीं है, मगर फिर भी हम देख लेते हैं, है ना। देखो क्या कह रहा है, एनी कोर्ट में एट एनी टाइम ऑफ एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड summon any person as a witness और examine any person in attendance though not summoned as a witness, है ना। तो मान लीजिए किसी को कोई सम्मन किसी को करा नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, सपोज करो अगर कोर्ट का मन करता है कि आज ही विटनेस को बुलाना है मेरे को, सपोज करो, तो कोर्ट मुझे क्या करेगा, 311 में एक सम्मन भेजेगा कि नीतीश जी आप आ जाइए, कोर्ट में आइए, हमें लग रहा है कि आपको सुनना जरूरी है, आपकी जरूरत है, आपको एग्जामिन करना जरूरी है, आ जाओ, है ना। ठीक है, तो कह रहा है दो नॉट समन्ड एज अ विटनेस और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन। अगर कोई मान लीजिए ऑलरेडी एग्जामिन हो गया उसे रिकॉल कर लेंगे, बस कोर्ट का मन होना चाहिए। एंड द कोर्ट शैल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल एंड री एग्जामिन सच पर्सन इफ हिज एविडेंस अपीयर टू बी एसेंशियल टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो बस इतना ही कोर्ट को देखना है कि उसे एग्जामिन करना, उसे कोर्ट बुलाना जस्ट डिसीजन के लिए असेंशियल है, बस और कुछ नहीं। सही डिसीजन के लिए उसे बुलाना असेंशियल है। कोर्ट किसी को भी बुला सकता है, चाहे वो एज ए विटनेस ऑफ है, उसका नाम हो चाहे ना हो, किसी को भी बुला सकता है। 311 में पावर है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने फिल्में में देख लो, रुक जाइए जज साहब, है ना, होता नहीं है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा सुना होगा, फिल्मों में होता ना, रुक जाइए जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर वो आगे से बताता पूरी कहानी, पूरा केस पलट जाता है ना, पूरा केस पलट जाता है। तो मतलब रियल में तो ऐसा होता नहीं, तो पिक्चरों में होता है, पर रियल में अगर माना जाए अगर, तो वो जो होगा ना वो 311 ही सेक्शन में होगा। एक नया विटनेस जिसका कहीं कुछ नामो निशान नहीं, वो अचानक से आया कि रुक जाइए जज साहब, तो फिर जो जज कहता ना ठीक है मैं अलाउ कर रहा हूँ, तो 311 में अलाउ कर रहा हूँ, तो कहता मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आप कटघरे में आके आपको जो भी कह रहा है आप कटघरे में आके करिए, तो कटघरे में 311 में अलाउ कर रहा है उसको, समझे आप, ये है 311, ठीक है। 311 ए भी देख लो आप, नॉर्मली 311 ए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कभी कभी पूछ लेता है, एक जगह पूछा हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
कह रहा है इसके मार्जिनल हेडिंग से आपका वैसे काम हो जाएगा। कह रहा है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। तो ये कह रहा है कि सिग्नेचर और हैंड राइटिंग का क्या देना है, नमूना देना है। तो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो क्या कह सकता है किसी भी आदमी से कि अपनी हैंड राइटिंग का साइन का क्या दीजिए, नमूना दीजिए 311A में। और यही मतलब एक या दो बार कहीं अगर मैंने देखा है तो ये मार्जिनल हेडिंग से ही क्वेश्चन आता 311A का नमूना दिलवा रहा है ना। अगर आपको नमूना से अगर कुछ याद आ रहा हो और आपने अगर एविडेंस को पढ़ लिया हो, रिवाइज करा हो पिछले 4 दिन में, तो आप मुझे बता सकते हो कि वहां पर नमूना जैसी बात जो आ रही है कहां पर है एविडेंस एक्ट में? याद आ रहा है कुछ? बता सकते हो मुझे? कोई घंटी दिमाग में कहीं बज रही हो कि एविडेंस एक्ट में मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, कुछ हैंड राइटिंग लिखवाई जा रही थी, है ना? ऐसा कुछ याद आ रहा हो तो कुछ बताने का कष्ट करें। नहीं आ रहा याद? नहीं आ रहा तो बता दो मुझे, फिर मैं आगे बताना शुरू करूं। नहीं आ रहा ना? आपने 73 पढ़ा था, एविडेंस एक्ट का 73 अगर पढ़ा हो आपने, उसमें क्या था 73 में ये था कि कोर्ट अगर चाहे क्या कह सकती है किसी से भी कंपैरिजन करने के लिए कि आप एक काम करें यहां लिख कर दीजिए या साइन करिए, नमूना लेगी ना उससे तभी तो कंपेयर करेगी। कंपैरिजन की जो पावर है वो 73 में थी, अगर आपको याद आ गया हो। अब अगर याद आ गया हो, 4 दिन रिवाइज नहीं करा आपने? अब याद आया? थोड़ा सा ऐसे चीजों को पता कनेक्ट करिए आप। अब जैसे मैंने देखो, मैं जैसे मैंने देखा ना कि 311 में क्या बोल रहा है कि ये स्पेसिमेन की बात कर रहा है, तो मेरा दिमाग सीधे वहां चला गया कि अच्छा मैंने कुछ एविडेंस में तो इस तरीके की चीज पढ़ी है, अच्छा 73 में पढ़ी है। उससे मेरे 2 फायदे हुए, मेरे को ये भी अब याद बना रहेगा उस 73 के थ्रू, और मुझे इसके थ्रू 73 भी एक बार मैंने रिवाइज कर लिया। दिमाग खटका जरा से देर में, 1 सेकंड में मेरे दिमाग में एक बार 73 रिवाइज हो गया। 2 फायदे हो गए ना मेरे। तो जब भी कोई रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी आपको मिले, क्योंकि लॉ तो पढ़ा ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट और रिलेटेड सा है, आप एक चीज पढ़ो दूसरी याद तो अपने आप ही आ जाती है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो अपने आप ही याद आ जाएगी आपको, ठीक है ना? चलिए जी, 312 इज नॉट इम्पोर्टेंट, 313 मीन्स के पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसके इससे भी देख लेते हैं 313 में क्या बनता है। तो वो 313 क्या रहा है? 313 ना एक तरीके से क्या कहता है, ये एग्जामिनेशन है एक्यूज का। एक्यूज का एग्जामिनेशन है। अब तो एग्जामिनेशन का क्या सीन है? सीन ये है कि एक बार मान लीजिए भी हम जैसे अभी पीछे ट्रायल पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि वहां पर नॉर्मली क्या होता है, केस चालू होता है, फ्रेम चार्ज फ्रेम होते हैं और चार्ज फ्रेम के बाद क्या होता है, एविडेंस में ट्रायल होता है। जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में क्या करता है, प्रोसिक्यूशन पहले अपने एविडेंस देता है, ठीक है? जब उसका एविडेंस खत्म हो जाता है उसके बाद से फिर डिफेंस अपने एविडेंस, ये तरीका हो गया है ना। अब क्या है कि 313 ने एक नया ऑब्लिगेशन लगा दिया। 313 ये कहता है कि एक बार जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म हो जाए और डिफेंस के एविडेंस जब शुरू होने वाले उसके बीच में, है ना, एक बार प्रोसिक्यूशन के एविडेंस खत्म हो, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन के एविडेंस चल रहे हैं और यहाँ पे इसके खत्म होगा, यहां से अब एविडेंस शुरू होंगे डिफेंस, है ना। तो ये जो जगह है यहाँ पे जो खत्म हो, यहाँ पर 313 का ना एक बार जज साहब क्या करेंगे, एक्यूज को एग्जामिन करेंगे। उसे बोलते हैं 313 के बयान लिखे गए। अगर कोर्ट प्रोसीडिंग में अगर आप देखोगे तो एक आम भाषा में बात चलती है कि क्या अभी किस स्टेज पे क्या 313 के बयान लिखे जा रहे हैं एक्यूज के, ना। तो उसका मतलब ये होता है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस क्लोज हो गए हैं और अब डिफेंस के एविडेंस शुरू होंगे। उसके बीच में जज साहब खुद पर्सनली एग्जामिन करते हैं 313 के बयान, और ये बड़ा कैजुअल कह लीजिए आप एक तरीके से ना, कैजुअल है।
कैजुअल ये है कि इसमें देखो, एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये विदाउट ओथ है, विदाउट ओथ है। ओथ पे क्या है, आपको सच बोलने की बाउंडेशन होती है ना। ओथ पे अगर आप झूठ बोलोगे तो आप पे परजरी का मुकदमा हो सकता है, झूठ नहीं बोल सकते आप। मगर जो काम विदाउट ओथ होती है तो उसमें तो आप झूठ भी बोल सकते हो, चाहो तो आपका जो दिल आए, जैसी इच्छा है वैसी बोल सकते हो। तो एक्चुअल में इसका मेन पर्पस जो था वो ये था 313 रखने का कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हो गए और जज एक बार पर्सनली उससे देख बात कर ले और समझे कि मामले में कितनी सच्चाई है। डिफेंस के एविडेंस तो बाद में आने, मगर एक बार उसे भी, और उसमें कोई बाउंडेशन ना हो, वो डरे ना अपनी बात कहने से बेचारा कि मैं कुछ कह दूंगा तो मेरे खिलाफ चली जाएगी, ओथ अगर होगा तो। इसलिए बोला कि ओथ पे भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये, और ये मैंडेटरी है, 313 का करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो एक बार इसे देखते हैं कि आखिर ये चक्कर क्या है, 313 का बयान आखिर है क्या। जो कह रहा है, एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो उसके जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हुए उसके अगेंस्ट में आया मान लो, तो क्या कहा, पर्सनली एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, ये हुआ था, वो हुआ था। ये क्या कह रहा है, देखो इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, मे एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द एक्यूज पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसरी। तो किसी भी स्टेज पर, ये तो आ गया यहाँ पर, किसी भी स्टेज पर कोर्ट चाहे तो कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछ सकता है ना। कोर्ट तो पूछ सकता है उससे कोई भी क्वेश्चन, है ना। और बी देखो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंडेटरी है, वहां तो मैंडेटरी नहीं था, ये बी देखो आप, कह रहा शेल आफ्टर द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस। तो ये जो है ना 313 का बी जो है ये मैंडेटरी है, ये कह रहा शेल, जज को करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद और डिफेंस के एविडेंस से पहले। यहाँ बीच में ये काम इसको 313 का उसका एग्जामिनेशन करना है और इसमें ओथ पे भी नहीं करना, ठीक है। देखो इसे क्लॉज 2 देखो ना, क्लॉज 2 में साफ साफ दिखा, देखो क्या कह रहा है क्लॉज 2, कह रहा है नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो जब सेक्शन 1 में आप उसे एग्जामिन करो, 313 का लिख रहे हो, आप ओथ एडमिनिस्टर नहीं करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका 313 का, पीटी पर्पज से। एक तो ये हो गया कि भाई 313 का बयान जो है कब होता है, चलो आपने बता दिया, प्रोसिक्यूशन के बाद होता है, एविडेंस से पहले, डिफेंस से पहले होता है। फिर आपने पूछा क्या उसमें ओथ को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यही इसकी खासियत है। इस पे एक आपको केस भी बताऊंगा मैं, एक झारखंड का केस है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनका क्या नाम था, ये हेमंत जो ये है ना, अभी यहाँ का झारखंड का सीएम कौन है, हेमंत कौन है, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसके पापा जी का क्या नाम था, क्या नाम था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो चीफ मिनिस्टर रहे झारखंड के, वो चीफ मिनिस्टर रहे झारखंड के। तो उनके खिलाफ मर्डर केस था, जो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, केस में तो इतना कोई वो नहीं है, चलो। तो क्या हुआ, उनके खिलाफ एक मर्डर केस था, और मर्डर केस भी कोई मतलब ऐसा नहीं था, मर्डर केस में उन्हीं के किसी एम्प्लॉय को, उन्हीं की सरकार में ही उन्हीं के प्राइवेट उनके एक एम्प्लॉय को मार दिया गया था, ठीक है। उसमें उन्हीं पर चार्ज लगा 302 का। 313 का बयान आया तो उनके वकील साहब ने बोल दिया इनको, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं हेमंत मान के चलता हूँ, इनके पापा थे वैसे तो, मगर इनके पिताजी थे वो, इन्हीं को मान लेता हूँ, चलो हेमंत ही मान लेता हूँ, है ना। तो हेमंत के ऊपर चार्ज लगा 302 का। हेमंत के वकील ने बोल दिया कि आप एक काम करो, आप जाइए, और 313 के बयान की कोई वैल्यू नहीं होती है, आपके अगेंस्ट में इसको यूज नहीं कर सकते, और खुल के वो पे होगा नहीं, आपको जो मना है वो जवाब दीजिए, है ना। तो पहुंचे वहां, जज साहब ने पूछना शुरू किया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बता दिया मेरा नाम तो दिवाकर है, मान लो, या हेमंत नाम है, बता रहे दिवाकर। बोले आप उसको जानते थे जिसकी डेथ हुई, नहीं जानते थे। और उन्हीं का काम पड़ता था कि जानते थे नहीं जानते, सारे जवाब गलत दिए,
बिल्कुल उल्टे सारे जवाब गलत दिए। जज को गुस्सा आ गई, जज ने क्या करा, उनको कन्विक्ट कर दिया, 313 के बयान पे कन्विक्ट कर दिया, बोल रहे हैं कि इन्होंने करा है। फिर ये हाई कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो क्या बोलते हैं जजमेंट। उन्होंने बोला कि 313 के बयान पर आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओथ पे तो होता नहीं। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 313 के बयान को, 313 के बयान को इतना यूज कर सकते हो कि आपका मतलब के माइंड लगभग है कि मुझे एक्विट करना है या कन्विक्ट करना है, और आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, कहीं ना डिसीजन लेने में हल्की सी हिचक है, तो आप 313 के बयान को यूज कर सकते हो, उसको फिल द गैप, उस गैप को भरने के लिए। आप सोलली 313 के बयान कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, आप उस पर किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये 313 के बयान की मतलब कि जो एविडेंशियल वैल्यू अगर देख लिया तो सब्सटेंटिव नहीं है, ये सिर्फ गैप भर सकता है, कंसिडरेशन में आप ले सकते हो, मगर सिर्फ इसके बिहाफ पे कि ये उल्टा उल्टा बोल रहा था तो इसने किया होगा ऐसा करके कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो खैर वो खैर केस तो आपसे नहीं पूछेगा, मगर 313 के बयान की वो थोड़ा ये अगर कहीं से कुछ क्वेश्चन बना दे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा इसकी पूरी बैकग्राउंड सी पता है तो आप गलत नहीं करोगे, है ना। ठीक है जी। इसके बाद देखो आप 313 के बाद 315 क्या कहता है। देखो 315 आपने अगर जैसे मैं भी बता रहा था 20(2) बता रहा था थोड़ी देर पहले, या 20(3) में पढ़ा हुआ है ना, कि क्या होता है, एक्यूज्ड को आप कंपेल नहीं करोगे कि वो खुद के अगेंस्ट में विटनेस बने, है ना, विटनेस को आप एक्यूज्ड को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो दे, मगर कंपेल नहीं कर सकते, आर्टिकल 20(3) बोलता है। मगर 315 कहता है अगर वो वॉलंटरी कर रहा है, अगर वॉलंटरीली आ रहा है ना, वो खुद विटनेस बनना चाहता है, क्यों नहीं, कॉम्पिटेंट विटनेस है, एक्यूज्ड इज आल्सो कॉम्पिटेंट विटनेस 315। और यही क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, यही क्वेश्चन पूछता है कि 315 में कि एक्यूज्ड कॉम्पिटेंट विटनेस है कहां दिया हुआ है, 315 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath in disproof of the charge made against him or any person charged together with him, etc. बस बोलिए कि एक्यूज क्या है, एक्यूज इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, मगर क्या करे, वॉलंटरी करे। देखो क्या करे, प्रोवाइड दैट ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस एक्सेप्ट ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। खुद वो कह रहा है कि मैं एज अ विटनेस आना चाहता हूँ, तभी आप उसे बुला सकते हो, कंपेल नहीं कर सकते आप उसको, है ना। तो ये चीज आपको कि एक्यूज खुद विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस से कहां दिया, 315 में। ठीक है, 316 कुछ नहीं है, 317 मैंने आपको 205 के साथ पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए 317 तो वही है, एक्यूज बहुत परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है ना, डिस्टर्ब वगैरह कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसे बोलेंगे ठीक है तू आई मत, तू वहीं रह, ऐसे काम चलाएंगे तेरे को, है ना। 317 तो 205 के साथ। इसके बाद देखो 319, देखो 319 क्या कहता है, 319 कहता है एडिशनल प्रोसिक्यूशन। क्या कहता है, एडिशनल प्रोसिक्यूशन। एडिशनल प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है, सपोज करो जब हमने क्या पढ़ा था 193 में हमने पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, है ना, नहीं ले सकता, पर उन्होंने लिखा था एक्सेप्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो फिर हमने इसका एक्सेप्शन भी देखा था 199 में, जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन डेफामेशन केस में प्रेसिडेंट वगैरह के खिलाफ में डायरेक्ट ले रहा था, एक वो देखा। और एक ये 319 में इसका एक वो है एक्सेप्शन है। 319 कहता है कि मान लो मैटर चल रहा है, सपोज करना आप कोर्ट ऑफ सेशन में एक मैटर चल रहा है, 392 का ही मान लेता हूं, है ना, एक मैटर चल रहा है ए के खिलाफ, ठीक है, ए के खिलाफ मैटर। अब जब ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में जाकर पता लगा कि इसमें तो बी भी इन्वॉल्व था, तो कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या करा, ट्रायल पर ही बी को भी ले लिया। अब बी कह रहा है कि आप तो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले नहीं सकते, तो कैसे ले रहे मुझे, तो उसका प्रोविजन 319 में दिया। उन्होंने बोला चलते हुए प्रोसीडिंग में हमें पता लग जाए कोई और भी इन्वॉल्व है, तो हम डायरेक्ट उसका भी कॉग्निजेंस ले लेंगे।
और ऐसे मानेंगे कि उसके खिलाफ तभी लिखा गया था जब ये FIR हुई थी, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, तभी से बेचारा एक्टिव था ये, कैसे मान भी लेंगे। है ना। देखो क्या करा 319, where in the course of an inquiry into a trial of an offense it appears from the evidence, तो ऐसा लगा एविडेंस से, एविडेंस कुछ आए उससे ऐसा लगा that any person not being the accused has committed any offense, तो वो एक्यूज नहीं है मगर उसने क्या किया है, ऑफेंस किया है, तो वो इसमें अब तक एक्यूज नहीं था। for which such person could be tried together with the accused, तो वही कि इस एक्यूज के साथ उसका भी ट्रायल हो सकता था, मगर क्योंकि उसे एक्यूज बनाया नहीं था तो हमें तब तक पता नहीं लगा, अभी एविडेंस जो है उससे पता लगा। द कोर्ट मे प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन फॉर एन ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, बस ये जो बात है ना, कोर्ट में प्रोसीड, कोर्ट में प्रोसीड, यही आ जाता है आपका कि बीच में कहीं पर आपने कॉग्निजेंस ले लिया, चलते हुए मैटर में आपको पता लगा, अरे इसमें तो एक वो भाई साहब भी शामिल थे, हमें तो पता ही नहीं था अभी तक, एक काम करो इनको भी उठा लाओ, इनके खिलाफ भी कॉम्बिनेशन, इनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग करेंगे, है ना। और वो ये कि अगर वो आता नहीं तो अरेस्ट करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि आप चलती हुई प्रोसीडिंग में किसी के खिलाफ कॉग्निजेंस ले सकते हो। 319 में भी आप कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, वैसे डायरेक्ट कभी लेता नहीं है ना, डायरेक्ट कॉग्निजेंस कभी कोर्ट ऑफ सेशन कहां लेता है, कभी नहीं लेता, मगर इसमें ले सकता है 319 में, ठीक है। 320 किस मामले में इंपॉर्टेंट। अब 320 देखो, कंपाउंडेबल ऑफेंस, है ना। तीन सौ बीस ये कहता है कि ऐसे ऑफेंस जिनमें समझौता हो सकता है, और समझौता कौन कर सकता है, वो उसकी लिस्ट हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो लिस्ट हमने दी है, उसके अलावा कोई भी ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं हो सकता, वो कंपाउंड नहीं कर सकते, तो समझौता नहीं कर सकते आप, पार्टी समझौता नहीं कर सकते, एक लिस्ट है। और फिर आगे इन्होंने ये भी दिया कि मान लीजिए कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर ले, या उसके बिहाफ पर कोई कॉन्टेक्ट कर सकता था वो कर ले, डेथ हो गई है तो ये वो तो अलग ही चीज हो गई। और नॉर्मली इन्होंने मतलब सिंपल ये बताया है कि 320 कंपाउंडेबल ऑफेंस के सेक्शंस देता है, तो उन्हीं सेक्शंस में आप कंपाउंड कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और सेक्शन में आप कंपाउंड नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। अब उसका इसमें बहुत सारे सेक्शन है, तो जैसे आप देखोगे इसमें ऐसे मान लो ये दे रखा है 298, 323, 334, 335, 41, 43, 44, ये सेक्शंस हैं, इन्होंने उसका वो दे रखा है, इन मैटर में कंपाउंड हो सकता है ना। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है 320 में एक्चुअल में, वो यहां से देखो आप, ये कह रहा है 3 से देखो आप, इसका क्लॉज 3 देखो आप, इसका देखो क्लॉज 3। क्लॉज 3 कह रहा है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन, है ना, कह रहा है जब ऑफेंस इसमें कंपाउंडेबल है, द अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस और एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस और वेयर द एक्यूज्ड इज लायबल अंडर सेक्शन 34, 499 मे बी कंपाउंडेड इन लाइक। तो सही बात है, कह रहा है मान लीजिए कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मान लो 323 है सपोज करो, कंपाउंडेबल है, तो इसका अबेट, है ना, इसका अबेट और इसका अटेम्प्ट ये भी कंपाउंडेबल होंगे। भाई ऑफेंस खुद में है तो उसे करने की अगर कोशिश करोगे तो वो भी कंपाउंडेबल है, बहुत बेसिक है। पूछ दे कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो क्या उसका अटेम्प्ट कंपाउंडेबल होगा या उसका अबेटमेंट कंपाउंडेबल होगा? बिल्कुल होगा। इसके बाद 4 देखो इसका कि when the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section under the age of 18 year, वैसे वो कर सकता है और बेचारा बिलो 18 ईयर है ना, बिलो 18 ईयर है या इडियट है, ल्यूनेटिक है, तो उसके ब्याह पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसका नेक्स्ट फ्रेंड मान लो आप, वो क्या करेगा, कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट की परमिशन लेगा और कंपाउंड कर लेगा, है ना।
डायरेक्ट तो इसलिए नहीं कह रहे कि मान लो कहीं कुछ पैसे ले दे के वही गड़बड़ करवा दे, तो उसके लिए नहीं, पर यह को कोर्ट की परमिशन लेके वो कंपाउंड कर सकता है। इसी का बी क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस इज डेड, मर गया है ना, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि सीपीसी में दिया हुआ है ऑफ सच पर्सन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट कंपाउंड। तो ये बेसिक, ये कभी कभी पूछ देता है ना कि मान लीजिए कोई डेथ कर गया तो उसे क्या एलआर कंपाउंड कर सकते हैं, या कोई मतलब बिलो 18 ईयर है, कोई मतलब ऐसे है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, बस एक ही चीज इन्होंने लगा दिया, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ये इन्होंने यहाँ पे लगा दी है कि आप कोर्ट की परमिशन लेके कंपाउंड कर सकते है ना। और देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है, देखो 8 देखो आप इसका क्लॉज, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 8 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनाता है 8 से। ये 4 भी इंपॉर्टेंट था, वैसे 8 इंपॉर्टेंट ज्यादा है। द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल। तो एक बार आपने कंपाउंड कर लिया तो फिर वो जो लिखे जाएगा वो एक्विटल लिखा जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड का इफेक्ट क्या है, ये पूछेगा कभी कभी। तो 323 में सपोज करो मैंने कंपाउंड कर लिया, मैं एक्यूज हूं, मैंने विक्टिम से बात कर ली और मैंने कंपाउंड किया, चले यार ये पकड़ 10,000 रुपए सब जमा कर देते हैं, तो कोर्ट मुझे बरी करेगा, एक्विट करेगा, डिस्चार्ज नहीं करेगा, ऐसे करेगा जैसे मैंने काम किया ही नहीं था, है ना। और क्या कह रहा था वो, इसका 7 जैसे एक लाइन अगर आप पढ़ोगे कि नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द एक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन लायबल ईदर टू इनहेंस पनिशमेंट और टू पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। मतलब कि अगर पहले भी कभी कन्विक्शन वगैरह हुआ है तो फिर आपको कंपाउंड करने का राइट खत्म हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ है कि प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से आपका इनहेंस वगैरह हुई तो फिर आप कंपाउंड, ठीक है। और हायर कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकते हैं, रिवीजन की एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं, तो ये तो बेसिक है, पूछता भी नहीं है आपसे। जो पूछता है एक्चुअल में ये डेड वाला और आपका ल्यूनेटिक वाला यहाँ से पूछ देता है, या कभी अटेम्प्ट अबेटमेंट वाले से पूछ देता है, या ये पूछ देता है कि कंपाउंड अगर कर लिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और इफेक्ट होगा एक्विट। इफेक्ट क्या होगा, एक्विटल इसका इफेक्ट, ठीक है। 320 पे ये था। 321 कह रहा है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, है ना। हमने विड्रॉल ऑफ चार्ज पढ़ा, विड्रॉल ऑफ चार्ज पढ़ा था, सेक्शन बताओ विड्रॉल ऑफ चार्ज में किस सेक्शन में पढ़ा, तुरंत बताओ, एक सेकंड। हमने विड्रॉल ऑफ चार्ज किस सेक्शन में पढ़ा, बताओ। डायरेक्ट मत पलटना, ऐसे बता दो। इतना टाइम कहाँ लगता है इतना बताने में कि हमने विड्रॉल ऑफ चार्ज कहाँ पढ़ा। अब बेसिक सेक्शन भी आपको याद नहीं आएंगे, कैसे काम पढ़ेंगे। हमने विड्रॉल ऑफ चार्ज 224 में पढ़ा था, है ना। तो हम वहां पर चार्ज विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन में पूरा केस ही हम वापस ले रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है 321, कह रहा है द पीपी और एपीपी इन चार्ज ऑफ अ केस में विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको विड्रॉ करने के लिए कंसेंट लेनी पड़ती है कोर्ट की, ऐसे नहीं है खुद का बनाया खुद कर लिया। एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन ईदर जनरली ऑन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और वन और मोर ऑफेंस फॉर विच इज ट्राइड, है ना। एंड अपॉन सच विड्रॉल, तो ये कह रहे हैं कि अगर एपीपी, है ना, और एपीपी सरकारी वकील हो गए दोनों, ये चाहे तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, अब हमें से खिलाफ केस नहीं चलाना, खत्म करो। और क्या कह रहा है, ए और बी कह रहा है इट इज मेड बिफोर चार्ज हैज बीन फ्रेम डिस्चार्ज, और चार्ज के बाद है तो एक्विटल। अगर आपने विड्रॉ जो किया वो चार्ज से पहले किया तो डिस्चार्ज, और चार्ज के
बाद किया तो एक्यूटल, और बिफोर चार्ज से किया तो डिस्चार्ज, और आफ्टर चार्ज किया तो एक्यूटल, है ना। तो एपीपी पीपी चाहे तो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। आपने सुना होगा ना, कई बार ऐसे न्यूज वगैरह में पढ़ा हुआ, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि सरकार उनके खिलाफ वापस ले रही है केस। सरकार जैसे मान लीजिए अभी आपने वो पढ़ा, 1-2 साल पहले की बात है, ये जो 2-3 साल पहले ये हुआ था, यहाँ पर जाट आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए, वो केस वापस लिए ना बाद में सरकार ने, उन लोगों से केस वापस ले लिए। अभी मान लो भी यार किसान बड़ा मांग कर रहे हैं सरकार से, किसानों के खिलाफ जो केस दर्ज हो वापस लिए जाए, तो वापस कहाँ लेंगे, वो वापस आप 321 में वापस लो, वो केस 321 में वापस लो, तो हम प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर, ये है 321 और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद हमने 323 तो पढ़ लिया, 325 इंपॉर्टेंट है। 325 इंपॉर्टेंट है, क्या है 325 होता है, सबमिशन, सबमिट, है ना। जैसे मान लो एक हमने पढ़ा था 323 में पढ़ा हमने, 209 में पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, कमिट। हमने क्या पढ़ा, 323 209 में हमने क्या पढ़ा था, कमिटल पढ़ा था कि भाई अगर मान लीजिए एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो फिर लोअर कोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कमिट कर देगा 209। 323 में अगर एमएम को ये लग रहा है कि ये ऐसा मैटर है जो ऑट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, क्या करेगा, कमिट कर देगा, है ना। ये हम 323 209 में पढ़ा। अब हम 325 में थोड़ा सा लगा यार सबमिट, ये कहना ये चाह रहा है कि सपोज करो, जैसा कि हमको पता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सपोज करो कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है, ये ट्राई तो किसी भी मैटर को कर सकता है जो जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए होंगे, है ना। अब सपोज करो मैं मान लू कि जैसे मान लो ये 325 को ट्राई कर सकता है, वैसे मैंने देखा नहीं है कि इसको ट्राई कर सकता नहीं कर सकता, ग्रेवियस सेट वाला अगर मैं देखूं, चलो एक बार पढ़ के देख ही लेता हूँ। तीन सौ 325 एनी मजिस्ट्रेट है। अब मान लो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 325 को ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो 325 में सजा कितनी है, 7, ठीक है, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर कितनी सजा देने की, 3 ईयर, है ना। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक की पावर दे सकता है। अब क्या है, 325 में जब मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा था तो इसे लगा मुझे सजा देनी चाहिए 5 साल, ये इसको लगा कि सजा मुझे एक्चुअल में इसमें बनती है, इस ऑफेंस से जिसने करा है, तो 5 साल सजा देनी चाहिए, और उसके हाथ बंधे हुए 3 साल से दे नहीं सकता बेचारा, फंस गया, क्या करे, है ना। तो या तो एक तरीका है कि उसे 3 साल देके छोड़ दे, बात खत्म हो जाए, फिर वो कह रहा नहीं, इसमें कम से कम 5 साल इस वजह से देनी चाहिए, तभी मानेगा ये आदमी इसने इतना ऑफेंस किया है। तो क्या करेगा, 325 में, अब 2 साल ज्यादा सजा देने की उस पर तो पावर नहीं है, 325 में उस मैटर को उठा के सीजीएम को भेज देगा, सीजीएम साहब मैं तो 5 साल सजा नहीं दे पा रहा, तो मेरे हाथ बने हुए कानून के द्वारा, पर आप पे तो है पावर, आप इसे कम से कम 5 साल सजा देगा, ये पकड़ो केस है, उसका भेज देगा। और उसका सीजीएम क्या करेगा, सीजीएम चाहे तो 1 साल दे, 3 साल दे, 5 साल दे, 7 साल दे, और ज्यादा दिलाएगा तो एक्ट कर देगा। बस सीजीएम को कोई ये नहीं है बंदे को उसने भेजा है तो उसकी पावर से ज्यादा ही देनी है, 3 साल से तो देनी पड़ेगी ऊपर, ऐसा कुछ नहीं। वो सीजीएम चाहे तो 1 साल दे, 3 साल दे, 5 साल दे, 7 साल दे, और मना दिए भी कहता है चल जा, तो कुछ करा ही नहीं है, नीचे वाले फर्स्ट क्लास में छोड़ो, कुछ पता ही नहीं था। 325 बात करता है प्रोसीडिंग को सबमिट करने की। दो क्या कह रहा है, वेन एवर अ मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन, तो क्या ओपिनियन उसका क्या है, आफ्टर हियरिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन दैट द एक्यूज्ड इज गिल्टी, तो ओपिनियन हो गया कि गिल्टी है, कन्विक्ट कर रहा है, एंड दैट ही ऑट टू रिसीव अ पनिशमेंट डिफरेंट इन काइंड फ्रॉम और मोर सीवियर, ज्यादा मतलब उसे मिलनी चाहिए, देन दैट विच सच मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इन्फ्लिक्ट, जितनी वो मजिस्ट्रेट दे सकता है उससे वो उसका मन है, ये उसका ओपिनियन है कि इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और बीइंग अ मजिस्ट्रेट ऑफ अ सेकंड क्लास इज ऑफ ओपिनियन दैट द एक्यूज्ड ऑट टू
रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड इंटरसेक्शन 106, 106 की तो पावर है नहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को। क्या कह रहा है, ही में रिकॉर्ड द ओपिनियन, सबमिट हिज प्रोसीडिंग एंड फॉरवर्ड द एक्यूज टू द सीजेएम टू हुम इज सबॉर्डिनेट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है एक बार कि एक तो सबमिशन की वो कहाँ है, प्रोविजन का 325 में भेजते कैसे हैं सीजेएम, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ सेशन में जाता, कमिटल होता है, देखो कमिट करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में, सबमिट करते हैं सीजीएम, याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या कह रहा है, देखो कह रहा है मोर एक्यूज्ड देन वन आर बीइंग ट्राइड टुगेदर एंड द मजिस्ट्रेट कंसीडर इट नेसेसरी टू प्रोसीड अंडर सबसेक्शन 1 in regard to any of such accused, he shall forward all the accused who are in his opinion guilty to the CJM। तो एक चीज और इसमें बात कह रहा है, सपोज करो ए बी सी तीन थे, इसको वो सजा देना चाहता है 5 साल, इसको 3 साल देना चाहता है, इसको 2 साल देना चाहता है। अब ये दोनों तो उसकी कंपेटेंसी में आ रहे हैं, तो दे ही सकता है ना वो, तो बोले कि मैं खाली इसको भेज दूं कि नहीं, ये कह रहा है इसे क्लॉज टू तीनों को भेजो, है ना, तीनों को भेजो, सिर्फ एक को नहीं भेजोगे आपको, जो आपको लग रहा है गिल्टी है सबको भेजो, हम ही देखेंगे क्या करना है ना। और तीसरा बता के सीधे फिर जो चाहे वो कर ले, तो उस बात में सीएम चाहे कुछ नहीं कर सकता, तो बात ही खत्म हो गई। समझ में आया। 325 कमिटल, 323 209 और 325 क्या है, सबमिट करना, सबमिशन ऑफ प्रोसीडिंग का। चलो जी एक देख लो, 327 में कुछ नहीं, सिर्फ इतना देख लो कि ओपन कोर्ट कहाँ है, ओपन कोर्ट कहाँ दिया है, ये पूछता कभी ओपन कोर्ट सीआरपीसी में ओपन कोर्ट का प्रोविजन क्या है, कहाँ है, तो ये 327 हो गया, है ना। अच्छा ओपन कोर्ट से याद आया, कल शाम को जब सीपीसी क्लास कर रहे थे उसमें भी एक प्रोविजन ओपन कोर्ट का था, याद है कि किसी को है, याद है, नहीं है ना, किसी को याद नहीं, कल क्या पढ़ाया कोई याद नहीं, आज क्या पढ़ाया कोई याद नहीं, सब पानी में जा रहा है। 153 भी कल पढ़ा था कि प्लेस क्या होगा, ओपन कोर्ट होगा, याद आया। ऐसी छोटी छोटी चीजें पर भूला करो भैया, काम आया, ठीक है ना। तो 327 से क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है, ओपन कोर्ट का है। इसके बाद देखो आप क्या कहते हैं, इसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है, इसके बाद आ जाओ आप सीधे 353 पर, इसके बाद आ जाओ सीधे 353 पर। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि जजमेंट का जो वो है ना, जजमेंट का प्रोविजन कहां पर है ना, और एक तो आप ये बता दो जजमेंट का प्रोविजन कहां पर है, जजमेंट कैसे दिया जाता है, ये पूछ लेता है। जजमेंट का है आपका 353 में, देखो जजमेंट क्या देने का तरीका क्या है, ओपन कोर्ट में देगा, या तो होल ऑफ जजमेंट सुना दे, है ना, डिलीवर कर दे, या फिर रीडिंग कर दे, पढ़ दे, या फिर ऑपरेटिव पार्ट पढ़ दे सेंटेंस और वो बता दे बस, है ना। तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जजमेंट का है 353 में, उसकी जजमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, 354, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जजमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, तो कोर्ट की लैंग्वेज, कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, जजमेंट की लैंग्वेज, ठीक है ना। ये 354 में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, इसके बाद आ जाता है आपका 357,
इसके बाद आ जाता है आपका 357। 357 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये कंपनसेशन की बात जो कर रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो ये है आपका 357 ए जो है ये इंपॉर्टेंट है, 357 ए इंपॉर्टेंट है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ये पूछता है कभी कभी। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो ये कहां पर दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर दिया है। ये 357 ए बी सी तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा आप, है ना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑन हिज डिपेंडेंट हु have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा कुछ होता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनाती है। और ये क्वेश्चन भी आपसे ये पूछता है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कहाँ दी हुई है, 357 ए में दी हुई है ना। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे। और इसका क्लॉज अगर 5 देखो आपके लिए, अगर कोई पीटीओ क्वेश्चन एक बनता है तो यहाँ एक क्लॉज 5 से बनता है कि एक बार ना मान लीजिए कि एक बार रिकमेंडेशन आ गई तो डीएलएस या स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, ये 2 महीने के अंदर देगी। क्या कह रहा था, ऑन रिसीव्ड ऑफ सच रिकमेंडेशन और ऑन द एप्लीकेशन इन सबसेक्शन 4 द स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अवार्ड adequate compensation by completing the inquiry within 2 months। 2 महीने के अंदर इंक्वायरी करके आपको ये देगी। ये थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट देखने लायक है। वैसे नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कहाँ दी, ठीक है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। एक 357 बी और 357 सी इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से, एक क्वेश्चन पूछ देगा। क्या कह रहा है, 357 बी कह रहा है कि ये जो हम कंपनसेशन देंगे, है ना, विक्टिम कंपनसेशन में कंपनसेशन देंगे, ये 326 ए और बी जो है उसके एडिशन में होगा, ठीक है ना। 326 ए और सॉरी 376 डी है ये, जो गैंग रेप की बात हो रही है। 326 है, इसमें आप उस पर उड़ा हुआ ऐसे अटैक कर रहे हो, इसमें जो आपको कंपनसेशन मिलेगा, जो मतलब कोर्ट दिलवाएगी वहां से, वो अलग मिलेगा। और जो हम देंगे यहाँ से 357 ए में देंगे या सी में देंगे, है ना, वो अलग मिलेगा। आई बात समझ में, ये बात कह रहा है, ठीक है। द कंपनसेशन पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 357 ए बीन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ फाइन टू द विक्टिम, जो 326 फाइन होगा उसमें ऐड होगा, ये पूछ सकते है ना। और ये आया 2013 के अमेंडमेंट से, याद कर लो, 357 बी ए 2013 के अमेंडमेंट से आया, और जो सी है ये भी 2013 के अमेंडमेंट से आया, है ना। तो याद कर लो कि 2013 के अमेंडमेंट से दोनों आए। कभी कभी इसका अमेंडमेंट भी पूछ देता है, जब 357 सी पूछ रहा है कौन सा अमेंडमेंट से आया, महिलाओं के थोड़ा इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और 357 सी है, ये कह रहा है ट्रीटमेंट करो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे पब्लिक हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल है, आप ट्रीटमेंट करिए विक्टिम का, तो रेप विक्टिम इन लोगों का ऐसे का। देखो क्या कह रहा है, ऑल हॉस्पिटल पब्लिक और प्राइवेट वेदर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, और किसी आदमी के द्वारा चलाया जाता है, इमीडिएटली फर्स्ट एड देगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। जैसे मान लीजिए कोई एसिड वाले अटैक या रेप वगैरह होता है, कोई ऐसा ऑफेंस होता है, तो पुलिस को सूचना प्रदान करती है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, सपोज को 357 सी का उल्लंघन करते हो, आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो सजा कहाँ मिलेगी पता है आपको, 166 बी पड़ा था आईपीसी का, उसमें 1 साल की सजा पड़ी थी, याद आया, 1 साल की सजा पड़ी थी आपने, कि अगर किसी का ट्रीटमेंट नहीं करते हो 357 सी में, तो उसकी सजा यहाँ। तो आप चाहे प्राइवेट आदमी, अगर आप डॉक्टर हो, क्लिनिक खोल रहे हो, तब भी आपको फर्स्ट एड देना पड़ेगा तुरंत, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 2013 के बाद उन्होंने यहाँ पे ऐड 358 अगर ग्राउंडलेस अरेस्ट किया है,
ग्राउंडलेस अरेस्ट किया है तो कंपनसेशन मिलेगा जी, है ना। कितना कह रहा है, कह रहे 1,000 रुपये, भगवान 1,000 रुपये। ग्राउंडलेस अरेस्ट किया तो कितना मिलेगा, 358 में 1,000 रुपये कंपनसेशन मिलेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा क्वेश्चन है। जब भी होगा कोई क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से याद करा करो, समझा करो। ऐसे ग्राउंडलेस अरेस्ट हमने बिना किसी रीजन के, इनसफिशिएंट रीजन में हमने पढ़ा था अरेस्ट, कहाँ पढ़ा था आपको, याद नहीं आ रहा होगा ना। 95 में पढ़ा था सीपीसी में, सीपीसी 95 में पढ़ा था, है ना, आया यार। ग्राउंडलेस अरेस्ट में कितना, 1,000, है ना। चलो इसका 360 देखो आप एक बार। 360 क्या बोल रहा है, आपने अगर आपने कहीं पढ़ा हो, एक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट होता है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट मतलब क्या होता है, कई बार ना प्रोबेशन पर छोड़ देते हैं, या कभी कभार तो डांट के, एडमोनिशन बोलते हैं उसको, डांट फटकार पे छोड़ देना। कोई डांट लगा के छोटे मोटे मैटर में, बच्चा है, कम उम्र का है, तो ऐसे एडमोनिशन करके छोड़ देता है ना। ऐसे जो मैटर है उसमें 360 देखिए अपना एक प्रोविजन दे रहा है, क्या बता रहा है देखते हैं इसमें, कुछ कंडीशंस है इसकी, क्या कह रहा है। व्हेन एनी पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर ऑफ एज, नॉट अंडर 21 year of age is convicted of an offense punishable with fine only or with imprisonment for a term of 7 year or less, है ना। 7 साल से कम के लिए उससे वो हुई है ना, और 21 साल से कम का नहीं है। और when any person is 21 year of age or any woman, एक तो ये हो गया, या फिर बेचारा वो 21 साल से कम का है या फिर वुमेन है। इन 3 केसों में, या तो 21 साल से अगर ज्यादा का तो 7 साल से कम की सजा हुई है, या फिर वो खुद 21 साल से कम का, या फिर वो वुमेन है, ठीक है। इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर, कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी प्रूव नहीं हुई है ना। इफ इट अपीयर टू द कोर्ट बिफोर विच ही इज कन्विक्टेड रिगार्डिंग हेड टू एज, कैरेक्टर, एंटीसीडेंट वगैरह, उसको पिछले सब कुछ देख दाख के उसको ऐसा लगता है, एंड टू द सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, that it is expedient that the offender should be released on probation of good conduct। तुझे लगता है कि भैया इसका कंडक्ट ठीक है, उम्र का मत, क्यों इसे जेल वेल भेज के से परेशान करें, ये वहां जाके और ज्यादा बिगड़ जाएगा, तो एक काम करो, इसको ना छोड़ देते हैं। और वो छोड़ जो गुड कंडक्ट का सीन क्या वो है, नॉट एक्सीडिंग 3 years, है ना। द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट डायरेक्ट दैट ही बी रिलीज्ड on his entering into a bond with or without surety to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct in the meantime to keep the peace and be of a good behavior। 3 साल के लिए उसे क्या बोलेगा कि आप क्या करो, प्रोबेशन पे आपको छोड़े। प्रोबेशन में फायदा ही होता है, होते आप बाहर हो, आपकी सजा काउंट हो रही होती है, ये आपको फायदा होता है। बाकी कुछ गड़बड़ करोगे दोबारा बुला लेंगे अंदर, है ना। देखो, और इसका क्लॉज 3 अगर आप देखोगे, ये तो अगर 7 साल से कम वाला है और या फिर 21 साल से कम है, एक्यूज की उम्र, वुमेन एक्यूज, तो फिर क्या करेंगे वो, उसके सब नेचर वेचर देख दाख के प्रोबेशन पे छोड़ देंगे 3 साल के लिए, है ना। चलो ये तो ये बात है। इसका क्लॉज 3 कह रहा है कि ऐसा कोई केस है जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम उसमें 2 साल की सजा है, ऐसा ऑफेंस उसने किया है किसी ने, है ना। और कोई प्रीवियस कन्विक्शन वगैरह प्रूव नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, एडमोनिशन देकर भी छोड़ सकते हैं। एडमोनिशन मतलब डांट फटकार के, डांट टपट के आज के बाद मत करना और ये कर देंगे वो कर देंगे करके सजा देने की वजह से एडमिशन करके भी छोड़ा जा सकता है। 360 का क्लॉज 3 है, ठीक है। 360 का क्लॉज 3 है। तो वैसे नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से तो ये पूछा प्रोबेशन का प्रोविजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। केसेस अगर पूछ रहे किस किस सिचुएशन में हो सकता है, तो भाई अगर कोई वुमेन ऑफेंस कर रही है, कोई लड़का 21 साल से कम है, कोई लड़का अगर 21 साल से ज्यादा का है, तो उसे उसने ऑफेंस किया, उससे उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोविजन छोड़ सकते हैं 3 साल। आई बात समझ में।
इसका 362 देख लो, कोड नॉट टू ऑल्टर जजमेंट, नॉट टू ऑल्टर जजमेंट, एक बार दे दिया तो दे दिया, एक बार दे दिया तो दे दिया। कह रहा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, नो कोर्ट when it has signed its judgment or final order disposing of a case, एक बार साइन कर दिया है ना, shall alter review the same except to correct a clerical or arithmetic mistake, सिर्फ आप कर सकते हो क्लैरिकल और अर्थमेटिक ठीक कर सकते हो, बाकी नहीं ऑल्टर नहीं कर सकते। हमने जजमेंट को एक बार साइन कर दिया तो ये क्लैरिकल अर्थमेटिक आपको याद है, हमने एक जगह और पढ़ा था, आप तो बताते नहीं हो, 152 सीपीसी में भी यही कर रहा था ना, क्लैरिकल अर्थमेटिक मिस्टेक ठीक कर रहा था, वही यहाँ पर दिया हुआ 362 में, क्लैरिकल अर्थमेटिक ठीक कर लो मगर आप ऑल्टर नहीं कर सकते, ये बात मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। इसके बाद देखो 366 368 मैंने आपको पढ़ा दिया था सेक्शन 28 29 के साथ। इसके बाद आ जाओ आप अपील पे, 372 से स्टार्ट हो जाती है ना। अब देखो पहली बात तो आप एक बार समझ लो कि अपील आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं, अपील आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं, ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है, स्टैट्यूट से मिलता है ना। एक तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कभी कभी कि अपील क्या आपका फंडामेंटल राइट है, नो, अपील इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, इट इज अ राइट विच यू गॉट फ्रॉम द स्टैट्यूट, किसी बुक में लिखा है वहां से आपको मिला है फंडामेंटल राइट आपको, तो लिखा है इसलिए मिला है ना। क्या लिखा है देखो 372 बिल्कुल एकदम जनरल को दे रहा है, क्या दे रहा है 372 कह रहा है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, तो इतना ही बता रहा है कि यहाँ के जो ऐसे हमने दे रखा है ऐसी अपील जाएगी वरना कैसे नहीं जाएगी, तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, ये तो जनरल डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं बता है ना। इसके बाद देखो आप इंपॉर्टेंट है 374, देखो 374 कन्विक्शन से है, 378 आपका एक्विटल से है, 377 आपका देखो ये हो गया आपका कन्विक्शन, 378 हो गया एक्विट है ना, 377 हो गया कन्विक्शन हुआ है बट लेस हुआ है, कन्विक्शन हुआ है मगर क्या कह रहा है कम है, आप सेटिस्फाई नहीं, सजा 5 साल की आप करो, नहीं सर 10 साल की सजा होनी चाहिए थी, तो आप अपील में जाते हो। तो ये 3 सेक्शन पहले तो अपील के मेन जो मेन सेक्शन है, और क्वेश्चन एक्चुअल में क्या 3 से तो कम बनाता है, दूसरे सेक्शन से ज्यादा बनाता है ना, जैसे 75 से बना देगा 76 से बना देगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखो 374 एक बार देख ले, कन्विक्शन की बता रहा है, क्या बता रहा है देखें, कह रहा है एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तो पहली बार से बोलती हाई कोर्ट की कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हमें पता है कोई इशू नहीं है, बहुत आसान बात बताई। चलो दूसरा क्या कह रहा है देखो, कह रहा है एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, मतलब के सेशन जज है आपके और एडीजी है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं हमारे यहाँ तो है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एनी अदर कोर्ट इन विच अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years हैज बीन पास्ड अगेंस्ट हिम और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन कन्विक्टेड द सेम ट्रायल मे अपील टू द हाई कोर्ट। ये कह रहा है क्या चाह रहा है देखो, सेशन जज एडीजी और डीजे इनकी तो सीधे सीधे हाई कोर्ट जाएगी, बात ही खत्म हो गई। और किसी ने भी 7 साल से ज्यादा दिया है, और किसी ने अगर 7 साल से ज्यादा दे दी तो भी हाई कोर्ट जाएगी। कैसे देखो कैसे जाएगी आप इसमें, एक होता है असिस्टेंट सेशन जज, अगर आपने सुना हो एएसजे, एएसजे की पावर होती है 10 साल की है ना, 10 साल की पावर होती है। अब मान लीजिए कि सेशन इसने दी 8 साल, तो आप सीधे असिस्टेंट सेशन जज की अपील कहां ले जा सकते हो, हाई कोर्ट। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है, इनकी तो चाहिए 4 साल दें, ये लोग कहा है, ये लोग तो चाहे 4 साल दें, 5 साल दें, 7 साल दें, 8 दें, 10 दें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे, कुछ भी दे, इनके अपील तो डायरेक्ट ही एडीजी और डीजे की डायरेक्ट हाई कोर्ट जा रही है। मगर असिस्टेंट सेशन जज जैसे कि लोग आती है
कि अगर मान लो सपोज फॉर असिस्टेंट सेशन जज दी 5 साल की, तो फिर इसकी हाईकोर्ट नहीं जाएगी, तो फिर इसकी कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, है ना, सेशन जज के पास जाएगी। और असिस्टेंट सेशन जज अगर 7 साल की दे दिया, मतलब 8 साल की दे दी, तो डायरेक्टली हाईकोर्ट जाने का ऑप्शन आपके सामने खुल गया। ये कहना चाह रहे हैं। अब मान लो सीजीएम तो 7 साल से ज्यादा की दे नहीं सकता, तो सीजीएम की तो ऑब्वियस सी बात है डीजे पे जाएगी, सीजीएम की तो हाईकोर्ट वैसे भी नहीं जाएगी। यही बात समझ में नहीं आई। देखो क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड सबसेक्शन 2 एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एमएम और असिस्टेंट सेशन जज ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेंटेंस अंडर सेक्शन 325, तो सीजीएम कर रहा था वहां पर, है ना, ये सब होगा तो कहां जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन जाएगी। कोर्ट ऑफ सेशन में किस किस की जाती है, एमएम की जाती है, असिस्टेंट सेशन जज की जाती है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की आती है, सब की जाती है कोर्ट ऑफ सेशन में। मगर असिस्टेंट सेशन जज 2 जगह खेलता है, अगर ये 7 साल से नीचे सजा दे रहा है तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन जाएगी, यहाँ जाएगी, और अगर 7 साल से ज्यादा सजा दे रहा है तो हाई कोर्ट जाएगी। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा घुमा देता है, इसलिए याद रखो 7 साल से वाली अगर कोई ज्यादा सजा है तो सीधा हाई कोर्ट जाने का आपको मिल जाता है। यही इतना इम्पोर्टेंट था। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज होता है 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ है, 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ उससे 374 हो, ठीक है, चाहे आपका 377 हो, ठीक है, और आगे भी कुछ वो है, उनमें अमेंडमेंट करके ना बस इतना करा गया है कि अपील जो है ना, जो इसमें अपील आ रही है आपके पास, रेप मामलों में जो अपील आ रही है वो 6 मंथ में डिस्पोज ऑफ करनी है। रेप मामलों में अपील आ रही है वो क्या करनी है, 6 मंथ में डिस्पोज ऑफ करनी है। 2018 के अमेंडमेंट से जोड़ा है, क्लॉज 4 जोड़ा है इसमें जो जोड़ा है 6 मंथ में खत्म करने का, ये क्लॉज 4 जोड़ा है। ये अगर आपका पुराना बेयर एक्ट हो ना तो आप क्लॉज 4 लिख के लिख लेना कि अपील इन रेप केसेस मस्ट बी डिस्पोज ऑफ विद इन 6 मंथ। ये 2018 के अमेंडमेंट से आया है, हो सकता है इस बार आपसे जरूर पूछ दे, ये लिख लेना, है ना। चलो जी, एक तो बात होगी कन्विक्शन वाली बात। अब देखो इसके बाद आते हैं एक्विटल पर, सीधे पहले 378 देख लेते हैं। 378 देखते हैं एक्विटल की बात। कह रहा है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सबसेक्शन 3 and 5, द डीएम may in case direct the PP to present an appeal to the court of session from an order of actual passed by magistrate in respect of cognizant and non-available। तो क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट से जो कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है, इसकी डायरेक्ट कौन करता है, इसमें करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम होता है ना, वो पीपी से। भाई आपका केस कौन लड़ता है, नीचे कोर्ट में कौन लड़ता है, पीपी लड़ता है ना। तो उससे कह रहा है काम करो, इसकी अपील आप फाइल करो भाई, इसे छोड़ कैसे दिया, है ना। तो यहाँ पीपी करता है। और जो हाई कोर्ट में वगैरह की होती है वो कौन करता है, वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करता है। हाई कोर्ट में जो डीजे से हाई कोर्ट में जो अपील जाती है वो कौन करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये चीज पकड़ लो, ये इतना पूछता भी नहीं है, मगर जो एक्टिवनेस में क्वेश्चन बनता है ना, वो आपको पता कहां से बनता है, ये बनता है क्लॉज 5 से। क्लॉज 5 से बनता है। क्या कह रहा है देखो, क्लॉज 4 और 5 दोनों पढ़ो आप, एक बार 4 पढ़ोगे तो 5 समझ में आएगा। कह रहा है इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, कंप्लेंट पे फाइल हुआ था उसमें वो एक्विटल हो गया, and the High Court on an application made to it by the complainant grant special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such appeal to the High Court। तो ओवरऑल बात क्या करता है, वो कंप्लेंट केस हुआ, तो कंप्लेंट केस तो प्राइवेट आदमी करता है, 200 में कंप्लेंट केस किया आपने और उसमें एक्विटल हो गया, तो फिर वो आदमी को अगर अपील करनी है तो वो क्या करेगा, वो आदमी जाएगा हाई कोर्ट में एसएलपी के लिए फाइल करेगा कि सर मुझे एसएलपी दे दो, आप स्पेशल लीव दे दो, है ना, तो मैं इसमें अपील फाइल कर सकूं, है ना। तो इसमें क्या है, 4 में हुआ, मगर इसका अगर 5 आप देखोगे ना, 5 देखोगे आप, 5 क्या कह रहा है कि नो एप्लीकेशन, एक सेकंड, 5 कह रहा है कि नो एप्लीकेशन सबसेक्शन 4, जो एसएलपी के लिए आप अपील के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो, फॉर द ग्रांट ऑफ एसएलपी स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी एंटरटेन द हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंप्लेंट केस में आप जो अपील के लिए आप लगाओगे ना एसएलपी के लिए, 6 मंथ के अंदर लगते हैं, 6 महीने के बाद नहीं लगा सकते। और दूसरा, वेयर द कंप्लेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट 60 डेज,
ना 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 ना, पब्लिक सर्वेंट है तो एक मिनट रुक जाना। अगर पब्लिक सर्वेंट है तो 6 मंथ है, और अगर प्राइवेट है मेरी तरह है कोई तो कितना दिया, 60 डेज, 60 डेज दिया। अगर पब्लिक सर्वेंट है तो 6 मंथ के अंदर उसे एसएलपी के लिए फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, और प्राइवेट है मुझे 60 डेज। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सपोज कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसे कंप्लेंट के खिलाफ, एक्ट के खिलाफ वो करना है, क्या बोलते हैं उसे, अपील करनी है, तो कितने दिनों में हाईकोर्ट में एसएलपी के लिए 60 दिन का टाइम है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार ना जरूर याद रखिए। 371 और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 377 है। 377 ये होता है कि हुआ तो बेचारा कन्विक्ट है, मगर प्रॉपर कन्विक्शन नहीं हुआ। प्रॉपर मतलब कम सजा मिली है। प्रोसिक्यूशन को ये लग रहा है, विक्टिम को ये लग रहा है कि 3 साल की सजा दी ना, ये कम है, ऐसे तो कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए, है ना। या फाइन मान लो 5,000 का लगाया ना, कम लगाया, कम से कम 50,000 का लगाना चाहिए, है नहीं। अगर आपको एडिक्वेट नहीं लग रहा है तब आप अपील करें, है ना। स्टेट गवर्नमेंट करेगी, देखो क्या कह रहा है। Save as otherwise provide the state government may in case of conviction or trial held by the court rather than the high court direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy. Inadequacy मतलब कि पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त मिलना, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। तो कह रहा है ए और बी, क्या कह रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, किसकी, मजिस्ट्रेटी कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, दूसरे कोर्ट की हाई कोर्ट में जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। और अपील अगर इसकी आई है तो वो 6 महीने में, जो मैंने आपको बताया था, इसमें भी वही 370 में क्लॉज 4 जोड़ दिया है। 6 मंथ में अपील को डिस्पोज ऑफ करना है, तो 2018 के अमेंडमेंट से। तो 374 कन्विक्शन में अपील है, 378 एक्विटल के खिलाफ अपील है, और 370 इनएडिक्वेट जो सेंटेंस हुआ है, इनएडिक्वेट जो इम्प्रिजनमेंट हुई है उसके खिलाफ। ये तीनों एक बार ऐसे आप जरूर समझ लो, जब भी पढ़ो तो इनको एक साथ पढ़े, खत्म करो। इसके बाद 75-76 आपका इंपॉर्टेंट है, पीटी के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नो अपील इन सर्टेन केसेस वेयर एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। आपने जब मान लो 225 और 237 तक कोर्ट ऑफ सेशन का पढ़ा, चाहे आपने वारंट का ट्रायल पढ़ा, आप कहीं भी अगर प्लीड गिल्टी कर रहे हो, है ना, तो क्या कह रहा है कि अपील नहीं होगी प्लीड गिल्टी कर रहे हो तो। ये तो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, प्लीड गिल्टी होगी। देखो जरा क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 374 वेयर एन अक्यूज्ड पर्सन हैज प्लीडेड गिल्टी, उसने अपना गुनाह मान लिया है, एंड हैज बीन कन्विक्टेड ऑन सच प्ली, उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, देयर शैल बी नो अपील, वहां कोई अपील नहीं होगी। पहली बात तो ये सिंपल है, 375 में दे रहा है। मगर और ए और बी इसका इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इफ द कन्विक्शन इज बाय द हाई कोर्ट, प्लीड गिल्टी अगर आपने ना हाई कोर्ट में करी है, कोई चांस ही नहीं है इसके खिलाफ अपील का, कोई चांस नहीं। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन में करी है, एमएम में करी है, तो फिर सिर्फ लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पर कर सकते हो। आप इस पर नहीं कर सकते कि 3 साल होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए, 1 साल होनी चाहिए, 2 साल होनी चाहिए, इस पर नहीं कर सकते। लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पे कर सकते हो बस, है ना, कि मतलब कि सेंटेंस जो लीगल है कि नहीं है, बस इसी पे आप कर सकते हो। बाकी कितना हुआ कम ज्यादा पे नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, 375 पूछ देता है। पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि अगर प्लीड गिल्टी कोई करता है तो क्या अपील होगी, जनरल आंसर क्या आपका, नहीं होगी। हाई कोर्ट में तो कोई चांस ही नहीं है, हाई कोर्ट ने तो प्लीड गिल्टी पर अगर आपको कन्विक्ट किया, कोई अपील नहीं कर सकते। हाँ, अगर नीचे जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने भी कोर्ट दिए उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने भी कोर्ट दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने भी दिए ना कोर्ट, उन सब के में कर सकते हो, मगर वहां पर क्या एक्सटर्नल लीगलिटी की बात है, एंड लीगलिटी की बात है, इस पे आप कर सकते हो। तो ये एक सेंटेंस ना, एक बात याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, ये 375 इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। 376 कहता है कि कोई छोटे मोटे मामले हैं, उनमें क्या अपील करना। सही बात है भाई, छोटे मोटे मामले हैं तो उनमें क्या अपील करना। ठीक है ना, जैसे मान लो, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए, देखो इसका
वेयर हाई कोर्ट पासिस ओनली सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ और फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। सपोज करो हाई कोर्ट की कह रहा है कि 6 मंथ है ना और 1000 रुपये। अगर इतनी सजा हाई कोर्ट ने दी है ना तो इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। अब ये हाई कोर्ट इतना, अब इसके खिलाफ अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट के बाद तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, अब इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाने लगे तो हो गया काम। तो पेटी ऑफेंसेस में, पेटी उसमें केसेस में अपील नहीं होगी। तो ये हाई कोर्ट का मामला है, ये याद कर लेना, पूछता है इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। हाई कोर्ट के कितने आए, 6 मंथ और 1K। इसके बाद किसका आ गया देखो आप, कोर्ट ऑफ सेशन का है ना और MM का आ गया है ना। इन्होंने क्या किया है, 3 मंथ और 200 रुपए, 200 है बस। और तीसरा क्या है कि मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, बेचारे ने इसमें तो सिर्फ ना 100 रुपए बताओ। और एक और क्या है, समरीली ट्रायल हुआ है तो 250 रुपए है ना। रुकना 250 रुपए ये लिख लेते हैं। देखो 4, इसमें आप क्या नहीं कर सकते आप, जैसे मान लो अगर हाई कोर्ट ने किया है 6 महीने की सजा दी, 1000 का फाइन किया, तो आप क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। कोर्ट ऑफ सेशन MM मेट्रोपॉलिटन 3 महीने की सजा 200 रुपए के फाइन में नहीं कर सकते। ज्यादातर ये वाला पूछता है, ये कोर्ट ऑफ सेशन वाला ना 3 मंथ की सजा 200 रुपए, ये वाला पूछता है कई बार। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, हम जो अभी आप बन के लगोगे, वो 100 रुपए तक अगर फाइन करा, बता 100 रुपए फाइन पे कोई अपील की बात करता है क्या? और मान लीजिए कई लोग होते हैं ना मानते नहीं, तो उस पर आप नहीं कर सकते। और अगर समरी ट्रायल आपने किया था 260 से लेकर 265 वाले में, तो अगर 250 रुपए का फाइन किया तो आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन अब पूछ लेता है कभी, ध्यान रखिएगा आप इस बात को, है ना। खासकर कोर्ट ऑफ सेशन में 3 महीने और 200 रुपए वाला मामला है ना, वो पूछ लेता है। तो ये 376, इसलिए 375 और 76 इंपॉर्टेंट रहता है। 75 कहता है कि पेटी ऑफेंस उसमें, सॉरी, प्लीड गिल्टी में अपील नहीं होगी, अगर हाई कोर्ट है तो भूल ही जाओ, और दूसरा है तो लीगलिटी और एक्सटेंट। 376 कहता है कि पेटी ऑफेंसेस में अपील नहीं, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो देखो ये 379 भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, बड़ी अच्छी बात कह रहा है। अच्छी बात क्या कह रहा है कि वेयर द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड कन्विक्टेड हिम। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नीचे ट्रायल कोर्ट तो है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो था, डिस्ट्रिक्ट जज था, उसने उसे मान लीजिए सजा दी सपोज लो 10 साल, या मान लो नहीं सॉरी सजा नहीं दी, इसे क्या था एक्विट। लोअर कोर्ट ने एक्विट किया, अपील गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन रिवर्स कर दिया, एक्विट वाला, सजा सीधे दे दी डेथ, डेथ दे दी, या फिर क्या दे दी, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी, LI दे दी, है ना, क्या दे दी, LI दे दी। तो फिर इसकी सीधे अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी। क्या कह रहा है देखो एक बार, देख क्या कह रहा है कि वेयर द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड कन्विक्टेड हिम एंड सेंटेंस हिम टू डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर मोर, तो 10 साल से मतलब ज्यादा की सजा, एक्विटल को कन्वर्ट करके, सॉरी एक्विटल को रिवर्स करके उसे सिर्फ 10 साल से ऊपर की सजा दे रहा है। ही में अपील टू द सुप्रीम, तो वो क्या कर सकते हैं 379 में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सेकंड अपील की तरफ आ गया। नीचे वाले कोर्ट से अपील हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने उसको एक्विट को चेंज करके चेंज किसमें बना दिया, 10 साल से ऊपर की सजा दे दी, तो आपका राइट है, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके बाद एक सेक्शन आप देख लो 386, ये अपीलेट कोर्ट की पावर बता रहा है। ठीक है, अपीलेट कोर्ट की पावर जो है ना 386 में दिया। पावर के नाम पर मैं आपको बताता हूँ क्या पावर होती है, एक लाइन में समझ जाना आप। अपीलेट कोर्ट कुछ भी कर सकता है, यही पावर होती है। इतना बड़ा सेक्शन उन्होंने बनाया है, उसमें लिखा वही है। मान लो अपीलेट कोर्ट 3 ही में ही तो होगी भाई, अपील किस में होगी, 374 में होगी, 370 में होगी, 378 में होगी, यही तो 3 अपील जाती है। तो मान लो 74 में कन्विक्शन के खिलाफ गई, तो चाहे तो छोड़ सकता है, चाहे तो सजा कम कर सकता है, चाहे तो ज्यादा कर सकता है।
377 में कम सजा में गई तब भी यही कर सकता है, चेंज कर देगा, फलाना कर देगा, उतनी सजा रखेगा, सब कर देगा। 378 में मान लो एक्विटल, सॉरी 378 में आया एक्विटल के खिलाफ गई तब भी क्या कर सकता है, सजा दे सकता है, सब कुछ वही सारे काम करने हैं। ओवरऑल हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अपीलेट कोर्ट पे सारी पावर है, चेंज कर सकता है, सजा कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, खत्म कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर हमें इतना याद है कि ये दिया कहाँ है, 386 में अपीलेट कोर्ट की। तो अपील वहां कर रहे हैं तो उसी चैप्टर में अपीलेट कोर्ट पढ़ लेंगे जी, ठीक है ना। एक देख लो आप 389, एक देख लो आप 389। एक देख लो 389 कह रहा है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिजर्व अपीलेट ऑन बेल। अब क्या हुआ देखो, अपील में आप गए, ये मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको क्या हुआ, डीजी के यहाँ से आपको सजा दे दी गई, ठीक है, ट्रायल कोर्ट से सजा दे दी गई आपको 5 साल की सजा, ठीक है, उसे कस्टडी में लिया, आपको अपील में दिया। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सर मुझे बेल दे दो, यहाँ भी तो आप बेल मांगोगे ना। तो वो क्या है, वो जो दिया है ना बेल का प्रोविजन जो दिया, वो किसमें दिया, वो इसमें दिया। देखें एक बार क्या कह रहा है, देखो कह रहा पेंडिंग एनी अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, जो कन्विक्टेड पर्सन है उसने अपील पेंडिंग में, द अपीलेट कोर्ट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग ऑर्डर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस मतलब क्या है, 5 साल है ना ये, इसका एग्जीक्यूशन मतलब क्या है, जेल में रहना, 5 साल जेल में रहो, ये तो एग्जीक्यूशन है। कह रहा है ऑर्डर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और ऑर्डर अपील अगेंस्ट बी सस्पेंडेड, कह रहा है अभी ना इसको रोक के रखो, जैसे सस्पेंड कर दो, इसको सस्पेंड कर दो। एंड ऑल्सो इफ ही इज इन कन्फाइनमेंट दैट ही विल रिलीज्ड ऑन बेल ऑन हिज ओन बॉन्ड, और अगर कन्फाइनमेंट तो क्या बोलेंगे, उसको बेल पर छोड़। 389 आपको अपीलेट कोर्ट में बेल की और सस्पेंशन की बात है ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, 389 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो है इसका क्लॉज 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे बनाकर आपको देगा और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए एक बार ढंग से देख लीजिए, तो दिमाग खोल के देखना। कह रहा वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड द कोर्ट बाय विच ही इज कन्विक्टेड दैट ही इंटेंड टू प्रेजेंट एन अपील। तो हुआ क्या है, एक ट्रायल कोर्ट है, उसने कन्विक्ट कर दिया, ठीक है, उसने क्या किया, कन्विक्ट कर दिया, मान लीजिए सजा दे दी उसको 3 साल। अब क्या है, एक्यूज ने बोला सर कोई बात है, आपने तो कन्विक्ट कर दिया, मैं जा रहा हूँ, अब मैं अपील करूँ, है ना, इंटेंट अपनी दिखा दी कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, मैं अपील करूँ। पहला क्या कह रहा है, देखो क्या वेयर सच पर्सन बीइंग ऑन बेल इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो मान लीजिए वो बेल पर था, पहले ट्रायल कोर्ट में बेल पे चल रहा था और 3 साल से ज्यादा उसको सजा नहीं हुई। और दूसरा वेयर द ऑफेंस ऑफ विच सच पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड इज अ बेलेबल वन एंड ही इज ऑन बेल, या फिर मान लो बेलेबल था वो बेल पे चल रहा, दो देखना, 3 साल से ज्यादा सजा नहीं हुई बेलेबल ऑफेंस, सॉरी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, और बेलेबल में वो बेल पे चली जाए। ऑर्डर दैट कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज्ड ऑन बेल unless there are special reason for refusing bail for such period as will afford sufficient time to present the appeal and obtain the order of the appellate। क्या कह रहा है, देखो ओवरऑल बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ही इसको बेल दे देगा, जहां कन्विक्ट करा ट्रायल कोर्ट ने ही कन्विक्ट करा, 3 साल की सजा दी मान लो। अब 3 साल की सजा से पकड़ के जेसी में डालेगा ना कि भाई ठीक है आज मैं बताता हूँ, ये आप 3 साल जेल काटेंगे, पुलिस को ऑर्डर देगा, पुलिस इसे तुरंत हिरासत में लीजिए, जेल भेजिए, तो फिर वो बोलेगा कि सर मैं तो अपील करूंगा अभी, है ना, और देखो मैं ना इतने दिनों से बेल पे ही था, है ना, मैं तो तारीख पे आ रहा था, मैं बेल पे ही था। तो फिर क्या ट्रायल कोर्ट क्या करेगा, चल ठीक है तू भी क्या करे, मैं तुझे बेल दे रहा हूँ, जा अपील कर ले और प्रेजेंट हो। और या फिर कि बेलेबल था वो मैटर ही बेलेबल था तो वो बेल पे ही होगा, तो फिर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उसे कहेंगे कोई बात नहीं जाके अपील। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और इसमें पूछता क्या है, एक्चुअली में पूछता ये है कितने साल की सजा तक के प्रावधान में ट्रायल कोर्ट बेल पे छोड़ देगा कन्विक्ट करने के बावजूद, तो वो है 3 साल तक की सजा, ये पूछ देगा कभी 3 साल तक की सजा में क्या करेगा, छोड़ देगा उसको।
ठीक है ना। ये हो गया आपका 389 का। एक क्वेश्चन पूछता है क्लॉज 3 का, तो आप याद रखना कि 3 साल तक की सजा अगर उससे हुई है और वो बंदा बेल पे चल रहा है तो ट्रायल कोर्ट उससे क्या कह देगा, कोई बात नहीं भैया, आप जाके अपील करो, मैं आपको हिरासत में नहीं ले रहा हूँ, वहां पर चल जाओ। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक 391 देख लो इसका। 391 क्या कह रहा है, कह रहा अपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेक अप। तो ऑब्वियस बात, अगर अपीलेट कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है, फर्दर एविडेंस ले सकता है, फर्दर एविडेंस ले सकता है अपीलेट कोर्ट, है ना। इन डीलिंग विद एनी अपील अंडर दिस चैप्टर द अपीलेट कोर्ट इफ इट थिंक एडिशनल एविडेंस टू बी नेसेसरी, और उसे लग रहा है कि एडिशनल एविडेंस बहुत जरूरी है, shall record it reason and may either take such evidence itself, या तो खुद ले लेगा और या फिर किसी मजिस्ट्रेट को बोल देगा कि तुम ले लो, है ना। तो ये कोई नहीं, ये एडिशनल एविडेंस का जितना पूछ लेते कि एडिशनल एविडेंस का प्रोविजन कहां पर है। आपको कम से कम ये बीच बीच में छोटे मोटे ऐसे सेक्शन आते हैं ना, वहां तो यही पता कि प्रोविजन कहां है, काफी है। अगर 303 हम पढ़ रहे हैं भाई, राइट टू प्लीडर है ना, बस यही पूछ लेता कहां पर है 303। एक्यूज अपने खिलाफ विटनेस हो सकता है, कहाँ है जी 315 में। मतलब ये ऐसे कैसे छोटी छोटी चीजें पूछेगा। ऑल्टर नहीं कर सकता जजमेंट, कहाँ दिया है जी, बताना पड़ेगा ना। 362 में दिया है, जजमेंट कहाँ है 353 में, लैंग्वेज ऑफ जजमेंट किस लैंग्वेज में होगा, कहाँ दिया 354 में। ये सेक्शन ऐसे हैं जो मतलब डायरेक्ट ऐसे पूछता है बस। अबेटमेंट ऑफ अपील देखो, जैसे इसमें एक 394 है, अबेटमेंट ऑफ अपील, अपील खत्म ही हो जाए, अबेट हो जाए, वो कहां दिया है। चलती हुई अपील खत्म कैसे हो जाएगी, देखो कह रहा है एवरी अपील अंडर 377 और 378 शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ एक्यूज। जब एक्यूज मर गया तो अबेट हो जाएगी। सजा किसे दोगे, कोई आदमी मर गया, तो सिविल तो है नहीं कि इसके एलआर को सजा दिलवा दूंगा, वो मर गया, काम खत्म हुआ, भेजो, हटाओ। फिर क्या कह रहा है, एवरी अदर अपील अंडर दिस चैप्टर शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेट। तो वही एक्यूज पे ही सही बात है, यहाँ भी अपीलेट कौन होगा, वो एक्यूज ही होगा। और सिर्फ फाइन वाली बात छोड़ के, तो ऑब्वियसली था फाइन तो पैसा है ना, पैसा तो हम उसकी प्रॉपर्टी से, उसके एलआर वेलआर से भी ले लेंगे, ताकि मर गया तो सजा तो नहीं दे सकते। एक चीज जो इसमें प्रोवाइजो दिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अपील इज अगेंस्ट अ कन्विक्शन। तो मान लीजिए कोई कन्विक्ट हुआ, उसकी अपील गई है, उसे 2 साल की मान लो कि 3 साल की सजा हुई थी, मान लो 3 साल की सजा हुई थी, उसने अपील करी कि मैंने तो कराई नहीं है, मेरे को गलत सजा दे दी है ना, है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कन्विक्शन की बात भी जो कर रहा है उसमें भी डेथ और इम्प्रिजमेंट की बात कर रहा है ना। तो इम्प्रिजमेंट में तो टोटल आ गया, कोई एलआई की बात तो कर नहीं रहा। हाँ ठीक है, सही बात है, वो 2 साल की सजा हुई हो, चाहे 10 साल की हुई हो, चाहे डेथ की सजा हुई हो। एंड द अपीलेट डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, और वो अपील चल रही थी और वो भाई साहब मर गए, है ना। एनी ऑफ हिज नियर रिलेटिव में विदिन 30 days, within 30 days of the death of the appellate, apply to the appellate court to leave to continue the appeal। तो ये क्या चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या सीन क्या है ना। ये कहना ये चाह रहा है, मान लीजिए किसी को व्यक्ति को, एक नामक व्यक्ति को सपोज करो 3 साल की सजा हो, इन भाई साहब ने अपील करी, ठीक है, अपील के करते करते ही गुजर गए। अब गुजर गए तो दाग तो लग गया है ना, तो समाज तो कह रहा है बताओ इसने एक काम किया था तभी तो सजा हुई है। तो उसके बच्चे जो एलआर थे, उसके मतलब भाई बहन माँ बाप जो भी है, उन्होंने बोला नहीं जी, हमारे तो फलाने सिंह जो थे, जो ए था वो तो बहुत बढ़िया आदमी था, उसने तो कराई नहीं था ये, और हम लड़ेंगे इनकी अपील, ये दाग उनके सर से हम धुलवाएंगे, जीत के कोर्ट से केस जीतेंगे तो निर्दोष साबित हो जाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम धुलवाएंगे इनके सर से दाग। और सर से दाग धुलवाने का तरीका ये है कि 30 दिन के अंदर आप वहां पर अप्लाई करिए और अपना केस लड़िए, अपील आपकी अवेट नहीं होगी, चलती रहेगी। नॉर्मली डेथ का वेट हो जाती है, मगर अगर कोई अगर नियर रिलेटिव चाहे 30 दिन के अंदर अप्लाई करके उसे अपील को चला सकते हैं, 304, ये इम्पोर्टेंट है ना। चलो जी, इसके बाद अब जो रेफरेंस शुरू करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास अपनी होगी 5 बजे से, 5 बजे से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे सीआरपीसी
इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे 1.5 घंटे में ना, अभी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद रात को लेंगे सीपीसी, और फिर कल सीपीसी की दोनों क्लास ले लेंगे तो सीपीसी भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो 5 बजे से सीआरपीसी भावना जी। और भावना जी मैंने कल सीपीसी लेक्चर लिया था ना, तो मैंने बताया था कल 2 बजे से क्लास लूंगा, आपको बता दूं, आपका मैसेज पढ़ा मैंने